नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की, जिसे लेकर दरअसल सियासी पारा हाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मॉडल की तारीफ की है, लेकिन वहीं गुजरात मॉडल को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मॉडल को लेकर बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, उस गुजरात मॉडल का कहीं जिक्र नहीं होता। उन्होंने गुजरात मॉडल को पैसा लूटने वाला मॉडल बताया। वहीं सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया, जिसमें उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को सभी ने ठुकरा दिया है। असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, कहीं भी इनका छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं चल सका। गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, रसोई गैस का भाव, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल को सभी ने ठुकरा दिया है और जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने असम में गए, बिहार में गए, उत्तर प्रदेश गए, पंजाब गए, आपके उत्तराखंड गए, गोवा में गए, लेकिन इनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला नहीं कहीं पर। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में जो लोग छत्तीसगढ़ आकर के देखे हैं, उनको ये सब मालूम है कि केवल एक ढोंग है, धरातल में कुछ नहीं है, होर्डिंग में सब कुछ है। तो मॉडल किसका बेहतर है, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो गुजरात मॉडल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी जहां सराहना होनी चाहिए, उसे लेकर प्रदेश में ही विपक्ष जो है वो सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कितनी सच्चाई है, किसके मॉडल में कितना दम है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। मणि वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ लखन चौधरी जुड़ रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है दोनों का। और साथ ही राजकुमार राठी जी भी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले समझना चाहेंगे मणि वैष्णव जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो गया है, लेकिन जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल को आगे रखते हैं, तो बीजेपी ये कह रही है कि तमाम जगह जब चुनाव हुए तब आपकी तरफ से नेता गए, खुद मुख्यमंत्री गए, छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया, लेकिन वो मॉडल चल नहीं सका। तो क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल वाकई नहीं चल पाया है? नाज़नीन जी, अगर छत्तीसगढ़ मॉडल चल नहीं सका तो छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उसका नाम बदलकर केंद्र सरकार लागू क्यों कर रही है? जो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक चल रही है, जिसके द्वारा महिला स्व सहायता समूहों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, उस गोधन न्याय योजना का नाम बदलकर सुधन न्याय योजना के नाम से केंद्र सरकार क्यों लागू करती है? अगर छत्तीसगढ़ मॉडल सफल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ को पूरे देश के लिए रोल मॉडल क्यों बताते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि भूपेश बघेल जो है वो पूरे देश को जो है वो दिशा दे रहे हैं? यहाँ रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर आरबीआई और जाने माने अर्थशास्त्री है रघुराम राजन, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है बॉटम अप जो है अप्रोच दिया जा रहा है, निचले स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो है अर्थव्यवस्था को संवारा जा रहा है। रघुराम राजन ये बातें क्यों कहते हैं? तो इन बुद्धिजीवियों की जो बातें हैं वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए अच्छा काम हो रहा है, और यह प्रमाण पत्र है। और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इन बातों को माने चाहे ना माने, लेकिन देश के जानी मानी हस्तियां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सर्वोच्च न्यायपालिका के पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस चीज की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो बाकी विपक्ष की बातें और भारतीय जनता पार्टी की बातें अप्रासंगिक हो जाती है। उनको अधिकार है अपनी बातें करने का, आलोचना करने का।
असहमति का हम सम्मान चलिए करते ठीक है, हैं, मैं राजकुमार लेकिन जी से उनकी बातें प्रतिक्रिया अब लूंगी, प्रासंगिक लेकिन नहीं उसके रह पहले मैं लखन जी से समझना चाहूंगी। लखन जी, गुजरात की वाकई बहुत चर्चा हुई थी और अब अभी भी अगर हम बात करें तो जब कभी बीजेपी की तरफ से गुजरात का जिक्र आ जाता है तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में जो कुछ पहले था और अब जिस तरीके से बातें कांग्रेस कर रही है या खुद मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल को नकार रहे हैं या केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की बात बार बार कांग्रेस कर रही है, ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? क्योंकि अगर दूसरे हम पहलू देखें तो हर राज्य की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और उस हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनती हैं, अलग अलग योजनाएं धरातल पर जाती हैं, बहुत सी योजनाएं सिर्फ कागज तक ही रह जाती हैं। तो दरअसल जिस मॉडल की चर्चा हो रही है, क्या पूरे प्रदेशों को, दूसरे प्रदेशों को भी किसी अन्य राज्य से जोड़कर उसकी तुलना करना ठीक है? लखन जी, आवाज मिल रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जवाब आ रही चाहेंगे? है। जी जी, अब जवाब चाहेंगे आपका। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही कहा कि हर राज्य की अपनी राजनीतिक, चाहे भौगोलिक, चाहे जी। राजनीतिक, चाहे आप आर्थिक देख ले परिस्थितियां, जी कोई भी राज्य का मॉडल किसी दूसरे राज्य में काम करेगा, कितना काम करेगा, ये कहना जो है पूरी तरह सही नहीं है। छत्तीसगढ़ को कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, कई राज्यों में ठीक है कि उसका प्रयोग किया गया, उसकी कई योजनाओं की चर्चा की गई, लेकिन ये कहना भी पूरी तरह से मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल निरर्थक है या इसलिए दूसरे राज्यों में फेल हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल कितनी अलग विशेषता है और इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो सफलतापूर्वक काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह सुदृढ़ हुई है पिछले 3.5-4 साल में, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी बुद्धिजीवी हो या कोई भी व्यक्ति हो, आज राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम नेतागण हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी जब आते हैं छत्तीसगढ़ में तो वो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खास करके मैं कहना चाहूंगा, वो सुदृढ़ हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ मॉडल का विशेष योगदान है। जहां तक बात देखिए मॉडल की हम करते हैं, किसी भी राज्य के मॉडल की, तो गुजरात मॉडल अपना अलग महत्व रखता है। गुजरात मॉडल के बारे में जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले सुर्खियों में चर्चा में आया था, भूपेश बघेल जी ने उसकी आलोचना की थी और कहा था कि वो महंगाई का मॉडल है। तो इसमें मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि गुजरात का जो मॉडल है वो देखिए पूंजीवादी मॉडल है और पूंजीवादी मॉडल में जहां भी उच्च वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, संभ्रांत वर्ग के लोगों का ख्याल अधिक रखा जाता है, इसलिए गुजरात में महंगाई जो है बहुत अधिक है। बड़े बड़े महानगरों की तरह महंगाई, मैं खुद गुजरात गया हूँ और महीनों तक गुजरात में रहा हूँ, मैंने देखा है कि गुजरात में किस तरह की महंगाई है। तो ये बात तो सही है कि गुजरात मॉडल जो है वो आज की तारीख में 2014 के बाद उसकी चर्चा भी नहीं होती, उसके पहले चर्चा करके सत्ता में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद गुजरात मॉडल को एकाएक जो है परिपथ से बाहर कर दिया गया। आज उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती और आज चर्चा हो रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में चर्चा हो, इनकी योजनाओं के बारे में चर्चा हो या यहाँ पर जो 25 रुपए में धान खरीदी होती है या किसानों की कर्ज माफी होती है। तो ये जो चीजें हैं, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो हम जो है ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं। लोगों के जीवन में भी इसका बदलाव आया है और छत्तीसगढ़ जो मॉडल है वो दूसरे राज्यों में कितना लागू हो सकता है, दूसरे राज्यों में कितना सार्थक है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल जो है सही ढंग से इस समय काम कर रहा है। चलिए, आपने जिस तरीके से दोनों जगह को देखते हुए और उनके मॉडल पे चर्चा की है, राजकुमार जी अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुजरात को लेकर बात करें या फिर बीजेपी के साथ बात करें तो अक्सर ये बात आती है कि जो संपन्न लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ एक अलग कनेक्शन है, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है और यही आरोप गुजरात मॉडल के साथ भी जुड़ रहा है। देखिए नानी जी, मैं समझता हूं कि गुजरात मॉडल को लेकर ही आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं जनता ने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। आज जितने बड़े उद्योग हैं वो गुजरात में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी खाली जो है, मैं समझता हूं कागज में इनकी योजनाएं चल रही है। कितने उद्योग लगे, मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, कितने पूंजीपतियों को आपने आमंत्रित किया है और साथ ही जिन बिंदुओं पर आपने सरकार बनाई उसमें किसी घोषणा को आपने तो पूरा किया नहीं। ना आपने महिलाओं का ध्यान रखा, ना युवा वर्ग का ध्यान रखा, ना किसानों का ध्यान रखा। नागरिक जी, मैं बताना चाहूंगा, जो खाद 300 रुपए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलती थी,
आज 900 रुपए में नहीं मिल रही है, किसान खाद के लिए भटक रहा है। और जो खाद मिल रही है, गोबर को जो मुख्यमंत्री जी 2 रुपए में खरीद रहे हैं, उसी में मिट्टी मिला के 10 रुपए में बेच रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ मॉडल हर वर्ग को ठगने का, छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की। चूंकि आपने कहा कि जनता ने गुजरात मॉडल को स्वीकार किया और इसकी वजह से ही सरकार बनी। चलिए 2014 की बात करें तो ऐसा कहा भी जा सकता है कि उस मॉडल को आपने सामने रखा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसके साथ साथ बीजेपी के वक्त वक्त पर चुनाव के समय आए हुए घोषणा पत्र और साथ ही 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, महंगाई की मार बहुत हो चुकी है, इसके लिए मोदी सरकार की जरूरत है, इस तरह के जो स्लोगन आपकी तरफ से दिए गए, जो विश्वास दिलाया गया कि लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को आप महंगाई भत्ता देंगे, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम चीजें थी। राष्ट्रवाद को लेकर अब मुद्दा बहुत गर्मा रहा है, बीजेपी बार बार सिर्फ इसी तरफ फोकस करती है, इसलिए कांग्रेस का यह कहना है कि आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए नाजनी जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी, उस समय क्या स्थिति थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। एक व्यक्ति जो बिना आवाज का प्रधानमंत्री था, उसको भी देश की जनता ने देखा है कि 10 साल तक सरकार को कौन रिमोट कंट्रोल को चला बोलने वाले प्रधानमंत्री को भी देखा है। अब आप बात सुनने को तैयार नहीं है। वैष्णव जी आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। अब झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। नाजनी जी सुनना नहीं चाहते। वैष्णव जी आप भी सुनिए और राजकुमार जी मैं चाहूंगी कि आप भी संयमित शब्दों का इस्तेमाल करके चर्चा करें, क्योंकि आप दोनों ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक वर्तमान के हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो राजकुमार जी मैं चाहूंगी कि आप भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करें ताकि मणि वैष्णव जी को बोलने की जरूरत ना पड़े, और हम भी एक चैनल पे हैं तो मुझे लगता है कि इतना गरिमा हमें रखनी चाहिए। आप अपनी बात पूरी करें। जी नकवी जी, मैं बताना चाहूंगा 2014 में जब कांग्रेस की से सत्ता गई और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, तो मोदी जी को वास्तव में काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि देश का खजाना पूरी तरह से खाली था और कई प्रकार की योजनाओं को उन्होंने लागू की। आज 210 योजनाएं केंद्र की चल रही है। आज जनधन योजना के माध्यम से एक गरीब भाई बैंक जाता है और उससे खाता खुलता है। ये छोटी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में जो लोग बैंक से वंचित थे, जो बैंक नहीं जाते थे, उनका खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 40 करोड़ लोगों का देश में खाता खोला गया है। ये सारी योजनाएं लेकिन अलग है ना स्टार्टअप योजना की बात करें तो स्टार्टअप योजना के माध्यम से मॉडल का क्या करोड़ों रोल लोगों को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। सर इसमें गुजरात मॉडल का क्या रोल है? देखिए सरकारें बनती हैं, भारतीय जनता पार्टी की लखन जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, सरकारें बनती हैं और समय समय पर जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से बदलाव भी होते हैं। जो घोषणा पत्र में होता है उसके अलावा भी जो नजर आता है सरकारें वो करती हैं जनता के लिए। लेकिन सवाल ये है, आज की चर्चा का विषय है कि गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जो बहस छिड़ी है, जो आप बात कर रहे हैं जनधन की, अभी आप प्रधानमंत्री आवास पर भी आएंगे, अभी आप मनरेगा की भी बात करेंगे, लेकिन इन सब का ताल्लुक क्या गुजरात मॉडल से है? देखिए नागदीन जी, मैं समझता हूं कि लगातार वहां पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी मॉडल को देश ने पसंद किया है। कांग्रेस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, 4.25 साल का कार्यकाल हो रहा है। नानी जी को एक उपलब्धि बता दें मेरे साथी प्रवक्ता। चलिए मौका देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, कितने अंडरब्रिज बने, कितने ओवरब्रिज बने, कितने फ्लाईओवर बने। आप 60,000 करोड़ रुपए लोन ले लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में, प्रदेश में विकास की दिशा में एक खिला ठोकने का काम। अच्छा राजकुमार जी, मैं मौका मणि वैष्णव जी को दूंगी आपकी बात। मेरा आपसे एक सवाल है। ₹2 का गोबर खरीदते हैं, 10 करोड़ का प्रचार करते हैं। राजकुमार जी मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्योंकि आप भी छत्तीसगढ़ की धरती से आते हैं। राजकुमार जी, आवाज मिल रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश से आते हैं, क्या आपको लगता है कि आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप जिस बड़ी बड़ी कंपनियां लाने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी उनकी जरूरत है? आपने एक स्काई ब्रिज बनाया था, वो पैसा बर्बाद हुआ, लोग उस पर चढ़ते हुए नजर नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि हर प्रदेश की अलग अलग तासीर है? वहां आप बात कर रहे हैं व्यापारियों की, वहां आप बात कर रहे हैं जिस तरह के रोजगार की, वो उस प्रदेश की जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मॉडल को आप ये कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं सिरे से। आपको नहीं लगता कि गोबर खरीदी के बाद प्रदेश के किसानों को फायदा हुआ है? अब तो सरकार गौमूत्र खरीदने पर भी बात कर रही है।
मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आप क्योंकि वहीं से आते हैं, उसी प्रदेश से आते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या सिरे से खारिज करना सिर्फ सियासत है या आपको लग रहा है कि वाकई कोई काम नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको सदन में बात करनी चाहिए। देखिए, 4 साल की सरकार हो गई है। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान नहीं है, उद्योग लाने पर सरकार का ध्यान नहीं है। और 11,000 करोड़ आप अभी जो कह रहे थे, आज 11,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इसका फायदा सिर्फ नाजनीन जी उन गरीबों को नहीं मिलता जिनके सर पर पक्की छत मिलती। आज 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ आता तो हर व्यक्ति को रोजगार मिलता, मजदूरों को काम रोजगार मिलता, देने में मणि वैष्णव जी खिड़की वाला आपकी खिड़की सरकार बनाता, विफल रही है ईंटा और वाला आप ईंटा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचता, लाने में, उद्योग लगाने में भी असफल रहे हैं। 4 साल निकल चुके हैं, 1 साल बाकी है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली बढ़ती। और चूंकि गुजरात में भी करीब करीब 2.5 दशक हो चुका है आपकी सरकार नहीं बनी है, और इसलिए आप अब छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात उठाकर ले जाना चाहते हैं। ठीक है राजकुमार जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, आपके आरोप आ गए, मणि वैष्णव जी से जवाब लेंगे। जी बोलिए। नाजनीन जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विकास का जो मापदंड है वो पूरी तरह से कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। ये बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसे ही विकास बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुल बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, अपने ठेकेदारों को देना, चाहते ठेकेदारों को कमीशन खोरी करना, ये इनका विकास का मॉडल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार का मॉडल है वो एक अलग मॉडल है। ये ऐसा मॉडल है कि किसानों के जेब में ज्यादा पैसा कैसे डल जाए, आदिवासियों से वनोपज खरीद के उनके जेब में कैसे पैसा डाला जाए, आत्मानंद स्कूल खोलकर गरीबों के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, ये हमारे विकास का मॉडल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छाती पर सांप इसलिए लेट रहा है क्योंकि इनके जो करीबी जो ठेकेदार थे, जो व्यवसायी थे, उनसे काम छीन गया है। उन्हें बिल्डिंग बनाकर कमीशन खोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, सड़क बनाकर कमीशन खोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात जो मुद्दा है उस पर मैं आना चाहूंगा कि भैया गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल की बात बार बार आप कर रहे हैं। आपकी सरकार ने खुद 2014 के बाद गुजरात मॉडल पर बात करना बंद कर दिया। सीधी सी बात है कि गुजरात मॉडल में कुछ था ही नहीं। देश को दिग्भ्रमित करने के लिए और वोट लेने के लिए आपने एक जो है परिकल्पना रची और उसके आधार पर लोगों से झूठ बोलकर वोट मांगा, जो कि बाद में गुजरात मॉडल फर्जी साबित हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, इसकी तारीफ सीजेआई कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, रघुराम राजन पूर्व गवर्नर कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपके भी अभी मॉडल में कुछ और चीजें आपको और गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। लखन जी भी हमारे साथ हैं। लखन जी, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या फिर वाकई किसानों को सशक्त बनाने की जरूरत है? क्योंकि ये सपना देश के प्रधानमंत्री ने भी देखा और अब हम उसी सपने को जीने की बात करेंगे, क्योंकि ये साल वही चल रहा है जहां पर आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सहयोग के साथ किसानों के सशक्तिकरण की बात करती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करती हैं, और जैसा कि अभी मणि वैष्णव जी ने भी गिनाया, आत्मानंद स्कूल की अगर हम बात करें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन अगर मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो स्काई ब्रिज के रूप में हमने रमन सरकार में देखा, जो सिर्फ धूल खाता रहा, पैसों की बर्बादी हुई, या फिर अगर हम भूपेश सरकार में देखें, जो जरूरत की चीजें हैं, जमीनी चीजें हैं, जिन पर काम अगर सरकार कर रही है, समय लग सकता है लेकिन उसके परिणाम बेहतर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, एक चीज मैं आगे बढ़ने के पहले बता देना चाहूंगा राजकुमार भाई जी को कि गुजरात भले ही एक औद्योगिक प्रदेश कहलाता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक कंपनियां और औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो तमिलनाडु में है। तो भारत का जो तमिलनाडु जो एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, औद्योगिक जो है कंपनियां हैं, व्यावसायिक कंपनियां हैं, तो गुजरात जो है पहला नंबर पर नहीं है। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज वाकई में कि गुजरात मॉडल की चर्चा 2014 के पहले होती थी और उसी के कारण जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया था, समर्थन दिया था कि गुजरात मॉडल जैसे विकास पूरे भारत में होगा। लेकिन वो हुआ क्या? आज आप देखिए कि हम किसी व्यक्ति या जो है पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मॉडल की जब बात होती है गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल ने आज देश को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी, आप देखिए कि जो है सब तरफ जो है लोग परेशान है, मिडिल क्लास किस तरह से जो है नौकरियां उसकी जा रही हैं और किस तरह परेशान है, अवसाद में लोग बाग किस तरह जा रहे हैं। पिछले 45 साल का सबसे जो बड़ा जो है बेरोजगारी का स्तर देश में इस समय है।
तो ये जो चीजें हैं, आप एक मॉडल के नाम पर देश में इस तरह की चीजें लागू करेंगे और लोग आपको समर्थन भी दिए थे, तो उसके बावजूद भी लोगों की इच्छाएं कहां पूरी हो रही हैं। तो ये कहना कि गुजरात मॉडल सफल है, ये तो बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल की जहां तक बात है कि निश्चित रूप से आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल में किसान, गांव, गरीब जो है उसमें सशक्तिकरण आया है और ये इन योजनाओं से उनको लाभ मिल रहा है। जमीनी स्तर पर इसका लाभ देखने को मिलता है, चाहे गोबर खरीदी की मामला हो, चाहे किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो। हम देखते हैं कि लोगों का जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र का जो सशक्तिकरण हुआ है पिछले 4 साल में, वो काबिले तारीफ है। और इसलिए आज 71 सीट पर जो है भूपेश बघेल की सरकार है, लगातार उपचुनाव में जीत हासिल कर रही है। ये अलग बात है कि 2023 में इस मॉडल की असली परीक्षा होगी, जो कि आपने भी अपने जो है ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि असली परीक्षा ठीक है 2023 में होगी। लेकिन इस समय फिलहाल छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से बेहतर है। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र जो है इससे सशक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जहां पर 3/4 लोग खेती किसानी पर निर्भर है, जरूरी सवाल इसलिए उठता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और इसके बीच जो खींचतान दिख रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन क्या ये भी समझना होगा कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के संदर्भ में बेहतर कह सकते हैं। जो काम हो रहा है वो भी अच्छे हो रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। विपक्ष उसमें कमियां निकालेगा, वो उसका काम है। लेकिन क्या कांग्रेस को अगर गुजरात में अपनी जीत का झंडा फहराना है, वहां पर उसे स्ट्रैटेजी बदलने की या उस पर और काम करने की जरूरत आपको लग रही है? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर प्रदेश की अपनी जरूरत है। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर ये अलग अलग राज्यों में गए और बिल्कुल सही है बीजेपी का ये कहना कि कोई खास सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। ऐसे में अगर गुजरात में वाकई आपको चाहिए मणि वैष्णव जी, तो गुजरात मॉडल की आप भले एक निंदा कीजिए, छत्तीसगढ़ मॉडल की आप तारीफ कीजिए, लेकिन आपको ये गुजरातियों को बताना होगा वहां प्रदेश में जाकर कि आप अगर आते हैं तो आप क्या नया लेकर आएंगे, वहां के प्रदेश की जरूरत के हिसाब से कांग्रेस का मॉडल क्या होगा, इस पर बात करनी होगी। मणि वैष्णव जी। जी बिल्कुल नाज़नीन जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो देश की 70% जनता वो गांवों पे रहती है और कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है वो किसानों को ध्यान में रखकर हो रहा है, आदिवासियों को ध्यान में रखकर हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी हमेशा कहते हैं कि जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था का जो प्रवाह है वो गांव से लेकर शहरों की ओर जाता है, नीचे से होकर ऊपर की ओर जाता है। जब किसानों के पास पैसा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों के पास वो पैसा जाएगा, व्यापारियों के पास वो पैसा जाएगा। किसान अपने पैसे से जो खरीदी करते हैं, जो वस्तुएं खरीदते हैं, वो पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से ही खरीदते हैं, व्यवसायी से खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर ही आधारित है, आदिवासियों पर ही आधारित है। और जहां तक बात है गुजरात की, तो वहां भी देखिए छत्तीसगढ़ में भी हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। व्यापारियों के लिए भी बराबर काम हो रहा है। यहाँ लगातार व्यापारी आ रहे हैं, नए नए प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं। तो गुजरात में भी जो है हम अपनी विचारधारा लेकर जाएंगे, अपने प्लान्स लेकर जाएंगे और उस आधार पे हम काम करेंगे। अगर वहां से जीत के आते हैं, हम हर वर्ग को ख्याल में रखकर काम करते हैं और गुजरात में भी हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जी मुझे लगता है कि ये सियासत की अगर हम बात करें और जब हम राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करते हैं, जैसा कि अभी राजकुमार जी हमारे साथ हैं, मणि वैष्णव जी हमारे साथ हैं, और स्कूल की किताबों की अगर हम बात करें तो भी शायद आपने भी पढ़ा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो किसान जो हैं वो नींव हैं, मजबूत होने की उन्हें जरूरत है। ये बात हम लगातार सुनते आए, देखते आए। लेकिन जब 2022 में आय दोगुनी करने का सपना लेकर बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री और हर बार घोषणा पत्र में किसानों के सशक्तिकरण की बात लाते हैं सियासी दल, तो क्या आपको लगता है कि जितना कहा जाता है उतना होता नहीं और यही वजह है कि बार बार उनके मजबूत होने पे जोर तो दिया जाता है लेकिन उसका सीधा फायदा जो है, अगर हम मंडी की बात करें, जब अनाज पहुंचता है तो जितना फायदा किसानों को नहीं मिलता उससे ज्यादा बिचौलियों को मिलता है और उसके बाद जो बड़े व्यापारी हैं उनको मिलता है। बिल्कुल 2022 में देखिए किसानों की दोगुनी आय का मुद्दा जो है किस तरह से उछाला गया था, कहां गया 2022 में आते आते सब फिक्स हो गया। उसके पहले ही आप देखिए किसान आंदोलन को किस तरह से कुचला गया, दबाया गया, किसानों के साथ किस तरह के बर्ताव किए गए। तो हर बार इनका नया एजेंडा तय होता है कि किसानों के दोगुनी जो आमदनी का एजेंडा अब खत्म हो गया। अब कह रहे हैं कि 2047 में
मतलब आजादी का जब 100वां साल होगा तो 2047 में देश की तस्वीर बदलेगी। तो आप जो है हर बार नया नया एजेंडा लाकर इस तरह लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे, तो ये जो चीजें हैं सफल नहीं होने वाली है और जनता जान रही है। ये अलग बात है, देखिए सियासत में वोट लेना अलग चीज है, लेकिन जहां हम मॉडल की बात करते हैं, और एक बहुत अच्छी बात आपने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात में सक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो है एक पूरी तरह से जो है कृषि प्रधान एक राज्य था। तो कांग्रेस को गुजरात में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा कम करनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है वहां पर वहां की परिस्थितियों को देखकर एजेंडा बनाना चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए, मॉडल की चर्चा करनी चाहिए, व्यावसायिक मॉडल की चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस को सबसे पहले तो उसके संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। यदि आज की तारीख में चुनाव जीतना है तो आप केवल छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर किसी भी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल राजकुमार जी, क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी अगर कांग्रेस की अभी से वीक समझ में आ रही है, मॉडल को लेकर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे की खींचतान वो अलग विषय है, लेकिन जिस गुजरात पर कांग्रेस की नजर है और जहां आप अभी पकड़ बनाए हुए हैं, क्या लगता है आपको मकसद तो 2023 में विधानसभा चुनाव को टारगेट करना ही है, चाहे जो भी कहा जाए। ऐसे में कांग्रेस की कमजोर रणनीति पर आपकी और क्या रणनीति ऐसी होगी जो भारी पड़ सकती है? देखिए नाज़रीन जी, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पे चलती है वो विचारधारा है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचाना है। हम लोग सेवा की भावना को लेकर राजनीति करते हैं और सत्ता की चाबी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति का अगर आपको विकास करना है, हर व्यक्ति को अगर जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो आपके पास सत्ता की चाबी होनी चाहिए। और जहां तक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात है, भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ मॉडल को इसी मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में गए थे, वहां पर 2 सीट इनकी आई है। 403 में से 2 सीट जो है कांग्रेस को मिली है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो समझता हूं छत्तीसगढ़ से 10 गुना बड़ा राज्य है, यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ है, 22 करोड़ से ऊपर का पॉपुलेशन गुजरात की जनता किस तरीके से और किसके मॉडल को कितना सराहती है। तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब देखना होगा कि मॉडल को लेकर ये जो लड़ाई है वो जनता के मन में किस तरह जगह बना पाएगी और जनता किसके मॉडल को कितने नंबर दे पाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।